हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज से एचएम कोचिंग सेंटर की तरफ से सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट के लिए पर्यावरण की क्लास प्रारंभ की जा रही है, जिसमें डिटेल पर्यावरण के साथ साथ वन लाइनर पॉइंट भी शामिल हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण की परिभाषा के बारे में, क्योंकि वन लाइन पॉइंट्स को शुरू करने से पहले पर्यावरण की परिभाषा को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे दिमाग में जो है सेटअप हो पाएगा। और यह वे वन लाइनर पॉइंट होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूरी तरह से कहा जाए तो पर्यावरण के निचोड़ बिंदु हैं और वो हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण की परिभाषा, किसे हम पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। तो इसमें है आपका कि परि और आवरण शब्दों की संधि करने पर पर्यावरण शब्द बनता है, जिसका अर्थ है जो चारों ओर से ढके हुए हैं, अर्थात समस्त जीवधारी को अजैविक तथा भौतिक पदार्थ घिरे हुए हैं। इसमें अजैविक का मतलब है कि अजैविक मतलब निर्जीव चीज़ें, जैसे पेड़ पौधे। जैसे पेड़ पौधे तो मतलब उसमें जीव होता है, लेकिन पर्वत, पठार, नदियाँ, तालाब, ये सभी किसी जीवधारी के चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और ये अर्थात हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अर्थात जो भी भौतिक चीज़ें हैं, जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, वे जैविक चीज़ों के चारों तरफ या जैविक या कहें कि जीवधारियों के चारों तरफ से जो घेरे हुए हैं उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट अगले बिंदु पर हम चलेंगे और इसमें आपका कि पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। इसमें हम देखेंगे कहा गया है कि पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। इसमें अर्थ है, भौतिक का अर्थ है निर्जीव वस्तुएं, जैसे पेड़, जैसे पर्वत, पठार हो गया, नदियाँ हो गई, तालाब हो गया, जो प्रकृति प्रदत्त हैं। और जैविक चीज़ों का मतलब है इसमें कि जो जीवधारी हैं, जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे वनस्पति जगत हो गया और जंतु जगत हो गया, ये सभी जीवधारी हैं। तो कहा गया है कि पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, दोनों के मिलने से पर्यावरण का क्या होता है, निर्माण होता है। अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात अजीवित तथा जीवित संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब है कि पर्यावरण किसी एक के बिना नहीं बनाया जा सकता है, इसमें जीवित तथा अजीवित संगठनों को सम्मिलित करना ही आवश्यक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, और इसी में है पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर इसे दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है। तो पर्यावरण को दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया है आपका। तो देखेंगे कौन कौन से प्रकार हैं वो और जानेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहला जो है आपका उन प्रकारों में है कि पर्यावरण के जो प्रकार हैं वो जैविक तथा भौतिक पर्यावरण, अजैविक तथा भौतिक पर्यावरण। ये है आपका अजैविक तथा भौतिक पर्यावरण, जिसका मतलब है कि वे प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं या वे प्रकृति प्रदत्त चीज़ें जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, अर्थात वे निर्जीव हैं जबकि हमारे चारों तरफ विद्यमान है, उनके बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता है। जैसे स्थल मंडलीय पर्यावरण, यानी कि वह पर्यावरण जिसमें हम स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं उसे हम स्थल मंडलीय पर्यावरण कहते हैं। दूसरा है आपका वायुमंडलीय पर्यावरण, जो वायुमंडल है जिसमें हवा पाई जाती है, जो हमको चारों तरफ से घेर रखी है, उसे हम वायुमंडलीय पर्यावरण कहते हैं और वायुमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा है आपका जलमंडलीय पर्यावरण। जलमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत महासागर, समुद्र, नदियाँ, तालाब जो भी हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम जलमंडलीय पर्यावरण कहते हैं। अर्थात अजैविक और भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम इन तीन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि अजैविक या भौतिक पर्यावरण के तीन रूप होते हैं, वे तीन प्रकार के होते हैं, या ये उसके उप संघटक हैं, इनको बोलना जा सकता है। नेक्स्ट अगला है आपका कि जैविक पर्यावरण। पर्यावरण के प्रकारों में दो प्रकार हो गया आपका, एक अजैविक हो गया, दूसरा जैविक हो गया। जैविक का मतलब ये है कि जिसमें जीवन पाया जाता है, और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए है आपका वनस्पतिक पर्यावरण और बी है आपका जंतु पर्यावरण। इसका मतलब है कि ये वानस्पतिक पर्यावरण का मतलब है जिसमें पेड़ पौधे शामिल होते हैं, इसमें भी जीवन पाया जाता है, और जंतु पर्यावरण में भी क्या होता है, जीवन पाया जाता है। अर्थात जैविक पर्यावरण की संरचना पौधों तथा मानव सहित जंतुओं द्वारा होती है। देखिए इसमें कहा भी गया है कि जैविक पर्यावरण की संरचना पौधों तथा मानव सहित जंतुओं द्वारा होता है। जैविक पर्यावरण का मतलब है कि इसमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक पर्यावरण का मतलब है कि उसमें जीवन नहीं पाया जाता है। लेकिन इन दोनों के बिना ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं,
और इन दोनों के मिलने से ही पर्यावरण का निर्माण होता है। इसमें एक मुख्य पॉइंट है जिसको आप लोग याद रखेंगे कि अजैविक तथा जैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाने पर बायोम की रचना होती है। डियर स्टूडेंट, हम जानेंगे बायोम के बारे में। बायोम का मतलब है कि जैव क्षेत्र जिसमें जीवन पाया जाता है या जिसमें जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि अजैविक तथा जैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाने पर ही बायोम की रचना होती है। इसका मतलब है कि अजैविक को यदि इस जीवन से हटा दिया जाए तो भी जीवन संभव नहीं है, या इस जीवन में यदि जैविक को हटा दिया जाए तो भी भौतिक पर्यावरण का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो नोट पॉइंट में कहा गया है कि अजैविक तथा जैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाने पर बायोम की रचना होती है या जैव क्षेत्र का निर्माण होता है। उदाहरण को हम देख सकते हैं कि शीतोष्ण बायोम, उष्णकटिबंधीय बायोम एवं टुंड्रा बायोम। इन तीन को मैं उदाहरण स्वरूप दिखाया हूँ। इनके बारे में अभी आप आगे भी जानेंगे। अभी बायोम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इन तीनों के बारे में चर्चाएं होंगी कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अभी बस आप इतना जानिए कि बायोम का मतलब होता है कि जैव क्षेत्र जो इन दोनों के मिलने से बनता है। नेक्स्ट आगे के पॉइंट पर हम चलेंगे और देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि पर्यावरण के संघटक। कौन कौन से पर्यावरण के संघटक होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें पहला बिंदु है आपका कि भौतिक या अजैविक संघटक। नंबर 1 है आपका भौतिक या अजैविक संघटक। ये पर्यावरण का पहला संघटक है और इसमें जानेंगे कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसमें स्थल, वायु, जल एवं उनके उप संघटकों को शामिल किया जाता है। देखिए यही पॉइंट आगे चर्चा हुई थी आपका कि अजैविक संघटक कौन कौन से होते हैं। तो स्थल, वायु, जल एवं उनके उप संघटकों को इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट अगला है आपका पॉइंट, इसमें दूसरा है जैविक संघटक। जैविक संघटक का मतलब है कि इसमें जैविक संघटक को भी देखेंगे तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है जैविक संघटक को। और जैविक संघटक का मतलब है कि जिसमें जीवन पाया जाता हो। तो जीवन किसमें पाया जाता है, पादप संघटक, या इसको हम वनस्पतिक जगत भी बोल सकते हैं। दूसरा है आपका मनुष्य समेत जंतु संघटक हो जाएगा। और तीसरा है आपका सूक्ष्म जीव संघटक हो जाएगा आपका। अगर इन तीनों के बारे में आप देखें तो तीनों में जीवन पाया जाता है। इसलिए पर्यावरण का जो दूसरा संघटक होता है वो होता है जैविक संघटक। पर्यावरण के अब तीसरे संघटक पर हम पहुंचेंगे और जानेंगे उसके बारे में। पर्यावरण का जो तीसरा संघटक है आपका वो है ऊर्जा संघटक। इसमें सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को क्या कहता है, सम्मिलित किया जाता है। सौरिक ऊर्जा का मतलब है कि जो सूर्य से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम सौरिक ऊर्जा बोलते हैं। भूतापीय ऊर्जा का मतलब है जो हमारी भूमि से हमको प्राप्त होती है, ये भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि इसमें सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को क्या कहता है, सम्मिलित किया जाता है। तो मुख्य रूप से देखेंगे यदि पर्यावरण के संघटक हो तो पर्यावरण का जो संघटक है वो 3 हो गया आपका। पहला अजैविक हो गया, दूसरा जैविक हो गया और तीसरा आपका हो गया ऊर्जा संघटक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि पर्यावरण के कितने संघटक हैं। तो आज के बाद आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका। अब चलेंगे हम पर्यावरण के मुख्य बिंदु पर, जो मुख्य रूप से ये टॉपिक इसी पर आधारित है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पर्यावरण का पूरी तरह से निचोड़ मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। इसको यदि आप तैयार कर ले रहे हैं तो समझिए कि पूरा पर्यावरण आप तक का तैयार हो जाएगा। और इसकी सीरीज कम से कम पूरे पर्यावरण की आपको दी जाएगी। पूरा पर्यावरण का जितनी भी सीरीज बन जाए, 100 सीरीज बनेगी तो भी दी जाएगी, लेकिन सारे ऑनलाइनर पॉइंट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो मुख्य बिंदु में सबसे पहला जो पॉइंट है आपका यह है कि राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर सन 1985 को किया गया था। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट अगला है आपका, अगला जो वन लाइनर पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और यह है कि इंदिरा गांधी द्वारा सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। यानी कि पूछता है कि इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को प्रारंभ किया गया था। इसे क्या कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना भी हम इसे कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी द्वारा जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रारंभ किया गया था।
नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है कि राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना 1985 में शुरू किया था। ठीक है, जिसे हम GAP भी बोलते हैं आपका। तो राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना 1985 में आपका प्रारंभ किया था। ठीक है, गंगा कार्य योजना को उन्होंने कब प्रारंभ किया, तो 1985 में इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलेंगे आपका। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम सन 2010 में पारित किया गया था। यह प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आप याद रखेंगे इसे सन 2010 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में था डियर कि ये GAP का मतलब क्या है, तो आप GAP के बारे में जान लीजिए कि गंगा एक्शन प्लान, इसका फुल फॉर्म है आपका गंगा एक्शन प्लान। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है सॉरी, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। हाँ, प्रथम बार जो है पूछता है कि प्रथम बार या कब पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया, तो प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय परियोजना, यानी कि चौथी जो पंचवर्षीय परियोजना थी उसके दौरान पर्यावरण को जो है विकास में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। और आप जान लीजिए कि चौथी पंचवर्षीय परियोजना कब से कब तक थी, तो ये 1969 से 1974 के बीच में थी। 1969 से 1974 के बीच में थी चौथी पंचवर्षीय योजना, और इसी के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है कि पर्यावरण के प्रमुखतः कितने संगठक हैं। पर्यावरण के प्रमुखतः कितने संगठक हैं, इसमें इसका उत्तर होगा आपका कि 3 संगठक हैं। पर्यावरण के प्रमुखतः 3 संगठक हैं आपका। इसमें A है भौतिक या अजैविक संगठक, B है आपका जैविक संगठक, तथा C है आपका या ग है ऊर्जा संगठक। यानी कि क है आपका भौतिक या अजैविक संगठक, और ख है आपका जैविक संगठक, तथा ग है आपका ऊर्जा संगठक। मैंने इसके बारे में आगे बताए थे कि भौतिक संगठक का मतलब है कि जो भौतिक चीज़ें होती हैं, प्रकृति प्रदत्त जो भौतिक चीज़ें होते हैं, जैसे वायु, जल, पर्वत, पठार, ये सब हो जाएंगे। और जैविक संगठक के अंदर आपका वानस्पतिक जगत हो जाएंगे, जंतु जगत हो जाएंगे जिसमें जीवन पाया जाता है। और ऊर्जा संगठक में आपका सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी शामिल हो जाएंगे। तो पर्यावरण के प्रमुखतः कितने संगठक हैं? 3 संगठक। ये प्रश्न पूछता है कि पर्यावरण के कितने संगठक हैं? 3 संगठक हैं, इसको आप याद रखेंगे। और इन तीनों को भी याद रखेंगे, जिससे आप जानेंगे कि पर्यावरण के संगठकों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ये प्रश्न कभी कभी दे देता है कि कौन सी चीज़ है जो पर्यावरण के संगठक में शामिल नहीं है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, और अगला पॉइंट है आपका ये कि आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी। देखिए, ये पूछ रहा है कि आदि मानव का संबंध पर्यावरण के साथ कैसा था। इसके कहने का बस यही मतलब है। मैं बता दूं आपसे कि अभी इस टॉपिक के बारे में आप लोग आगे भी जानेंगे। अभी जो मानव का जो संबंध था पर्यावरण के लिए, वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, और उसमें पॉइंट भी ज़्यादा हैं। तो आज बस आप लोग इतना जानिए कि आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी। तो इसमें जो भूमिका थी ये पाता और दाता की थी। यानी कि आदि मानव काल में मानव का संबंध पर्यावरण के साथ कैसा था? पाता और दाता का था। यानी कि ये जो भी पर्यावरण से लेता था वो पर्यावरण को क्या करता था? दे देता था। संबंध की बात करेंगे तो ये कारक था मानव का, और कारक मानव उसमें बोला जाता था। और इसका जो मतलब कार्यात्मक जो भूमिका थी वो पाता और दाता की थी आपका। ठीक है, और पाता और दाता की थी। इसको पाता और दाता जो है मानव भी आप बोल सकते हैं। उस समय के मानव को हम पाता दाता कहते थे। इसका मतलब है कि यह प्रकृति से जो भी लेता था प्रकृति को देता भी था। जैसे प्रकृति से कुछ तोड़ करके खाया, जैसे पेड़ पौधों से कुछ तोड़ करके खाया और आधा खाया फिर उसको फेंक दिया। जैसे मान लीजिए कि अमरूद खाया और अमरूद आधा खा करके फेंक दिया, तो प्रकृति से तो अमरूद लेकर के खाया, लेकिन जब फेंक दिया तो उसमें जो सीड्स थे, जो उसमें बीजे थी, उससे जो है और अमरूद के वृक्ष उग जाते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो प्रकृति से लेता था और फिर प्रकृति को भी देता था। इसीलिए आदि मानव काल के मानव को हम क्या बोलते थे? पाता और दाता कहते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि आदि मानव काल के मानव को हम क्या कहते हैं? पाता और दाता कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, हाँ अगला पॉइंट है आपका कि कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। देखिए ये सोच करके आप जान सकते हैं कि कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक मानव माना जाता है। तो ये है आपका प्रौद्योगिकी मानव। इसके बारे में जब आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने बताया था कि मानव का जो पर्यावरण के साथ संबंध है, इसके बारे में भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, जिसके बारे में पढ़ने के बाद आप लोग पूरी तरह से याद हो जाएगा ये, और आप कभी भूल नहीं पाएंगे इसको। तो बस नाम से आप जान सकते हैं विध्वंसक शब्द लगा हुआ है। और सबसे अधिक छेड़छाड़ यदि कोई मानव प्रकृति के साथ करता है तो प्रौद्योगिकी समय का मानव करता है, यानी कि हम लोगों के समय, इस समय का जो मानव है इसी को प्रौद्योगिकी मानव बोलते हैं। और यह प्रौद्योगिकी मानव ऐसा मानव है जो पर्यावरण के साथ सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ करता है। और कहते हैं कि कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है, तो यह प्रौद्योगिकी मानव ही है जो पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है, क्योंकि यही वो मानव है जो परमाणु बम बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आप चलेंगे। और अगला पॉइंट है आपका कि खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है, मतलब है कि खेती की सर्वाधिक पुरान प्रणाली कौन सी है, सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी है, या पहली बार खेती किस प्रकार से करना प्रारंभ किया लोगों ने। तो ये झूम कृषि है आपका। झूम कृषि का मतलब है कि एक जगह कृषि किया, जब तक वहाँ की भूमि उपजाऊ रही तब तक वहाँ कृषि करेंगे, फिर छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे और जंगल को काट करके फिर वहाँ पे कृषि करना प्रारंभ कर देंगे। तो इसी को हम झूम कृषि बोलते हैं आपका। तो इसमें पहले मानव, आदिमानव काल से मानव ने शुरू किया, तो सबसे पहले उसने झूम कृषि करना शुरू किया। इसीलिए मानते हैं कि खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली जो है वो झूम कृषि है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका कि विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरित कृषि कहाँ प्रचलित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरित कृषि कहाँ प्रचलित है। तो ये है आपका उत्तर कि दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में आज भी झूम कृषि की जाती है। पूर्वोत्तर भारत का मतलब है असम, नागालैंड वगैरह एक साइड आपका आज भी झूम कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, और अगले पॉइंट पर चलेंगे। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ। ये प्रश्न पूछ रहा है कि सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ। तो यह आपका कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। ठीक है ना, यानी कि कृषि विकास के विभिन्न चरणों में क्या हुआ, ये प्रारंभ हुआ कि सांस्कृतिक पर्यावरण के जो विभिन्न तत्व थे उसके बारे में लोगों ने जानना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका कि मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। तो यह आपका फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक, धन्यवाद।